अब देखो आज आपके यूनिट 2 स्टार्ट हुई है। इसमें दो मेजर पोर्शन होंगे। एक तो होगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन और दूसरा आपका होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। इजी माना जाता है दूसरे के कंपैरेटिवली ये टॉपिक सबसे इजी होना चाहिए, यूनिट यही बोलना है। देखो पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस ये जो इस पोर्शन की सबसे इजी होनी चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले करवा है, उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा। बहुत छोटी सी थ्योरी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब, इससे पहले मैं डिफरेंशिएशन से पहले आपको मैं वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, उसमें वेरिएबल्स का रोल रहता है। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से पहले मैं बात करता हूँ वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे y मैंने fx लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है? y इज फंक्शन ऑफ y x का क्या है? फलन। तो यदि जैसे y मैंने लिख दिया sin x प्लस e की पावर ऐसा कुछ, तो देखो x तो क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं y मिल रहा है। जैसे जैसे x रख रहे हैं y मिल रहा है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x में। तो इस केस में जो y होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहाँ से dy by dx क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x जो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू y जो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इज दैट क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ y का किया जाता है और x के रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो यहाँ d होता है, पार्शियल में आगे जाके डेल हो जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन डेरिवेटिव मतलब जो अवकलन होता है, अवकलज होता है, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो मेन फर्क होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में और इसमें, यहाँ देखो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, इसीलिए dy by dx मिला। अब वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंशिएशन वैसे आपको पता होगा ये क्या होता है? चेंज इन y और चेंज इन x। इसका जो आप क्लास 12 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं वही सेम लिखा है, डायग्राम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, बट आपके टाइम की कमी को देखते हुए ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। देखो x में चेंज, दोनों में x में चेंज कितना है? h है, और y में चेंज जब x रखा पहला y = fx, और ये y प्लस डेल y है, y की वैल्यू x में जो चेंज हुआ वहाँ पे, तो ये y में चेंज अपॉन x में, दोनों का डिफरेंस h है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इसको क्या बोल सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, अब आपको यहाँ तक आने के बाद आपको सारे फॉर्मूले वन से वाले जो आपने डिफरेंशिएशन क्लास 12 में पढ़े थे, तो कुछ फॉर्मूले में ब्रीफ रिवाइज करा रहा हूँ जो इजी है, और कुछ अलग से है तो लिख दूंगा। sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर होता है, sec x का sec x tan x होता है, cosec x का माइनस cosec x cot x होता है, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, cot इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले पढ़ लेना। इज दैट क्लियर? और sec इनवर्स का होता है 1/√x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और cosec इनवर्स x का माइनस लग जाता है। cosec वाले लिखते तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो मैंने बोले, अब मैं कुछ आपको ये फॉर्मूले आपने यदि नहीं देखे तो इनको लिख देना अलग से, हाइपरबोलिक वाले सारे फॉर्मूले आप लिख लेना 12th की क्लास को देखते हुए। तो वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, यदि याद है तो गुड, और नहीं है तो साइन हाइपरबोलिक x का कुछ में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपका होता है cos हाइपरबोलिक x, और d by dx cos हाइपरबोलिक x का क्या होता है? sin हाइपरबोलिक x, नेगेटिव आता है नहीं, और d by dx यहाँ tan हाइपरबोलिक x का होता है sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x
कॉट का होगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स का होता है सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये माइनस ये आगे वाले तीनों प्लस पीछे वाले तीनों माइनस डी बाई डी एक्स कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का होगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स और हाइपरबोलिक एक्स। एक है ना e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, e की पावर x एक a की पावर x का लिख लो। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है और रूट x का 1/2 रूट x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 तो कांस्टेंट का 0। अब देखो a की पावर x का लिख लो, a की पावर x log a डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। log x का 1/x हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होगा और बस यही। उसके बाद में चेन रूल की बात कर लूँगा, थोड़ा चेन रूल काम का है और उसके बाद हमारी अब देखो ये है ना एक हाइपरबोलिक है, अब देखो इसके बाद मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल इंपॉर्टेंट रूल वैसे ये पढ़ रखे हैं आपने। देखो यदि किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, आगे वो कांस्टेंट हो गया डिफरेंशिएशन तो सी एफ एक्स हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है सी डी बाई डी, ठीक है। तो यदि कोई दो फंक्शन ऐसे जुड़े हुए हो डी बाई डी एफ एक्स प्लस प्लस माइनस जी एक्स तो उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बस अलग अलग कर देना। और थर्ड आपका है ये खैर u डॉट v वाला मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, यहाँ पे u लिख दो लेट u इक्वल्स टू एफ एक्स एंड v इक्वल्स टू जी एक्स। u और v तो आपने इस फॉर्मेट में याद रखना है, u डॉट v का डिफरेंशिएशन u डैश v v u v डैश u हो गया। यहाँ से इसको ढंग से लिखो तो यहाँ du ओवर dx v और dv ओवर dx v, समझ गए ना u डॉट v वाला फॉर्मूला। और u अपॉन v का नीचे वाले का स्क्वायर और फिर v को छोड़ा du ओवर dx माइनस u को छोड़ा dv ओवर dx, इसको डैश में लिख सकते हो। इतने से फॉर्मूला सब एक चेन रूल मिल जाता है, जिसको दिक्कत है तो बहुत काम में आएगा। ये डिफरेंशिएशन चल रहा है, अभी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन। चलो let y equals to f g x फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आ जाए, ये आपका आ गया और आपको बोल रहा है कि फाइंड dy बाय dx। हमसे पूछा इस y फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस y फंक्शन का f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? अब दिक्कत क्या है, इस फंक्शन के अंदर तो क्या आया हुआ है, g आया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर तो क्या आया हुआ है, g आया हुआ ना। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको यहाँ x की जगह g फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। g फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट कर दूंगा और फिर क्या होगा, फिर यहाँ g फंक्शन का वापस डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होता है, ये होता है चैन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से और आपको क्लियर कर देता हूँ, एक एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे y इक्वल्स टू क्या दे दिया, sin x स्क्वायर दे दिया, समझ गए ना। अब ये सेम है, फंक्शन दे दिया sin, उसके अंदर दूसरा फंक्शन दे दिया x स्क्वायर। x होता तो फॉर्मूला लग जाता, इसने क्या दिया है x स्क्वायर।
तो यहाँ आपको dy बाई डी एक्स करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ d बाई डी एक्स करना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर का करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अरे x स्क्वायर के x के रिस्पेक्ट में करूँ कैसे मैं, फंक्शन तो क्या है x स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको कर दो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और ये साइन एक्स स्क्वायर और फिर वापस एक्स स्क्वायर का कर दो किसके रिस्पेक्ट में x के, क्योंकि यहाँ इस केस में आपका जो gx है हमने लेट जो gx रिप्लेस कर दिया है x स्क्वायर से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। अब देखो ये x होता तब यहाँ x होता तो sin की जगह cos, हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करोगे तो sin x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का वापस x के रिस्पेक्ट में 2x, यही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? और वैसे आप इतना कोई लोड नहीं लेते हैं, बच्चे सीधा ही समझते हैं डिवाइड बाय dx, पहले इसको x स्क्वायर मत देखो, इसको x ही देखो। तो sin x का क्या होता है, cos x होता है, पर x की जगह x स्क्वायर है तो sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर फिर x स्क्वायर का वापस कर दिया 2x, बट इसका एक्चुअल ऐसे होता है। बट चेन रूल बहुत जरूरी है समझना। यदि आप फंक्शन में सिंपल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रेस्पेक्ट में कोई और दिख जाए तो यहाँ उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर देंगे जो यहाँ है, उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर उस फंक्शन का वापस x के रेस्पेक्ट में। चेन बन रही है ना, gx का फिर gx का वापस चेन बन रही है। जैसे देखो हमें पहुंचना है कि x तक पहुंचना है ना, तो हमने कुछ नहीं करा है, यहाँ gx के रेस्पेक्ट में कर दिया फिर वापस gx का x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनी ना चेन, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। हेलो या अब देखो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, चेन रूल हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसके बिना हो नहीं सकता। तो ये आपका बेसिक है, और यदि किसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते जो मैंने लिखवाए हैं सारे, तो आप फॉर्मूले से गो थ्रू हो जाना, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको मैंने पहले ही एक बात हिंट कर दी है, जब डिफरेंशिएशन था उसके लिए y इक्वल टू क्या था, fx। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy बाई dx होता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करता है? अब पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होगा, when there are two or more than two independent variables। पार्शियल डिफरेंशिएशन करा ही कब जाता है, आंशिक अवकलन ये करा ही कब जाता है, जब दो या दो से ज्यादा क्या हो, स्वतंत्र चर हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब दो या दो से ज्यादा होता है तभी पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें दो हो जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो से ज्यादा भी चलेगा। मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, एक z इक्वल टू लेके चल रहा हूँ f(x, y)। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो z है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये स्वतंत्र चर हो गए, ये स्वतंत्र चर हो गए। अब इस केस में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब कितनी पॉसिबिलिटी है, एक तो डेल z ओवर डेल x, ये करा जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। एक ये हो जाएगा और एक ये भी तो निकल जाएगा डेल में। फर्स्ट ऑर्डर के दो ही डेरिवेटिव की पॉसिबिलिटी में दोनों का मतलब समझा देगा। अब देखो ये जो पहला डेल z ओवर डेल x, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to partial differentiation of z का किया जाता है with respect to x।
x के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है, z का किया जाता है, किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, x के रेस्पेक्ट में किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल z ओवर डेल x लिमिट। अब इसका मतलब है ट्रीटिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और साथ में ट्रीटिंग y एंड ट्रीटिंग y कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया, क्या है पार्शियल डेरिवेटिव, दो वेरिएबल है x और y। अब आपको यदि बात कर रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव की x और y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो कुछ नहीं करना, y को ऐसे देखना है जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 2 5 4 ऐसे आपको उसको ट्रीट करना है। देखो इसका मतलब है, इसका लिख रहा हूं लिमिट चेंज इन x में लिख रहा हूं, समझिए ये क्या चेंज इन z और चेंज इन x ही होगा और y इसमें कांस्टेंट रखना है। तो इसका फार्मूला लिख रहा हूं मैं, ये f x में ही चेंज देख रहे हैं हम और ये y की जगह y हो गया माइनस एफ एक्स कोमा वाई अपॉन ये होगा x, ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव is that clear? Del z over del x limit del x tending to 0 f x plus del x by x comma y, ये किसका फॉर्मूला है, del z। अब देखो y यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी, तो y में चेंज हमने करा ही नहीं, इसीलिए y को कांस्टेंट ट्रीट करा, सिर्फ x में चेंज करा, x की जगह del x और यहाँ x है और ये चेंज होगा। तो इसीलिए मुझे इसका पहले तो मतलब बता दो, इसका मतलब क्या होगा, del z over del x del y का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z, z का आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड ट्रीटिंग x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट की नजर से देखना है। x को कैसे देखना है, जैसे x क्या है, कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला देखो, del z by del y लिमिट del y टेंडिंग टू 0 f, अब x में चेंज करना है, सिर्फ y में चेंज करना है, x कांस्टेंट है ना, x में तो हमने चेंज ही नहीं करा, कांस्टेंट वही तो होता है जो सेम रहता है। और ये y में यहाँ y प्लस del y और यहाँ y हो गया और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, del y। एग्जैक्टली किसी को दिक्कत इसमें समझ में? अब देखो यहाँ पे और भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन आया ना डेल जेड ओवर डेल एक्स, जो पहला फंक्शन आया है यहाँ से, ये आपका जो क्वेश्चन ने ये दिया, इसमें आपने किसको कांस्टेंट रखा है, इसको y को तो रखा है कांस्टेंट और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल सा। तो जो फंक्शन आया है उसको यहाँ रखा, उसमें फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो वही सेम चीज है, डिफरेंशिएट करना है सिंपल वाला x के रेस्पेक्ट में, y को रखना है कांस्टेंट, इसका मतलब ये है। और एक और चीज डेल स्क्वायर z और डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू डेल बाय डेल y, और ये क्या हो गया डेल स्क्वायर z ओवर डेल, यहाँ पे और ये आपका डेल स्क्वायर z डेल एक्स डेल वाई, ये इसका मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई का। ये करो, आपके वाले बुक में वैसे इसका एक स्टेटमेंट होता है, ये हर कंडीशन में नहीं होता, बट आपके बुक के लिए हर कंडीशन में वैलिड होगा, वो सारे क्वेश्चन में दोनों को रिवर्स कर पाए। वैसे ये कब होता है, जब जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है ना, उस केस में ये दोनों इक्वल होते हैं। बट आपके वाले में मैक्सिमम, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होता है, हर एक पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ए की पावर x वाले सारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन माने जाते हैं, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। और ये फ्रैक्शन, ये रैशनल फंक्शन हो गया जो px अपॉन qx की फॉर्म में, वो भी सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो आपके सारे कंटिन्यूस फंक्शन की बातें की जाती है, तो इसलिए आपके हिसाब से ये दोनों क्या है, क्या है, कंटिन्यूस होते हैं, ये बराबर ही माना जाएगा। नेक्स्ट आई लो कर दिया, एक लिखवा दो। अच्छा, उससे पहले मैं होमोजेनियस फंक्शन बताना पड़ेगा। होमोजेनियस फंक्शन रुक जाओ 2 मिनट, होमोजेनियस फंक्शन साथ में
उसके बाद आइलर थ्योरम करते हैं होमोजेनियस फंक्शन। थोड़ा बताऊं इसका एग्जांपल, वैसे क्वेश्चन भी यही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वहाँ सीख जाओगे, बस थ्योरी लिख देना, फिर बाद में क्वेश्चन कराऊंगा उसको लिंक अप कर देना। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन किसको बोलते हैं? होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं यदि मैं कोई फंक्शन है x, y, a function f x, y is called homogeneous समघात फलन, homogeneous function of degree n डिग्री का homogeneous function होगा यदि फंक्शन में f x, y में x की जगह आपने kx लिखा, y की जगह ky लिखा, तो k की पावर n बाहर लेने से वापस फंक्शन एग्जैक्टली यही बन गया, ये क्या हो जाएगा? होमोजेनियस फंक्शन। इज दैट क्लियर? इसका छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ करवा देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना। जैसे मैं f x, y लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ले लिया, तो इसमें देखो x की जगह kx लिखा, y की जगह क्या लिखा? ky, तो k स्क्वायर फिर ये 2, देखो k वापस k स्क्वायर आ जाएगा xy, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? k स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ जैसे आप k स्क्वायर बाहर हो गए ना, ऐसे ही फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? 2 है डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन। इज दैट क्लियर? इसकी वजह से 2 डेफिनेशन और होती है, बट आपका इससे काम चल जाएगा। ऐसे पता चलता है होमोजेनियस फंक्शन की क्या है, डिग्री क्या है। चलिए अब देखो होमोजेनियस फंक्शन आ गया, अब बात करते हैं आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम इनको बोलते हैं, बस आपका थोड़ा सा और अब इसकी थ्योरी फिनिश। आइलर थ्योरम हिंदी में बोलते हैं आइलर थ्योरम। इफ f x, y equals to 0 is होमोजेनियस समघात फलन है, होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ तो करवाए रहते हैं आपको सारे फंक्शन, ये भी करवा रहा है, ऑफ डिग्री n डेल x डेल f ओवर डेल x y, तो बताएगा डेल f ओवर डेल y इक्वल्स टू l f। f मतलब ये फंक्शन ही वापस लिखना है। दूसरा इस सेम का ही मैंने प्रूफ करा था, x स्क्वायर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर y स्क्वायर डेल स्क्वायर f ओवर डेल y स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर f डेल x डेल y इक्वल्स टू n माइनस 1f। इज दैट क्लियर? ये आइलर थ्योरम होती है। आइलर थ्योरम क्या? यदि फंक्शन होमोजीनियस है, आपको जो पूछ रहा है उसका होमोजीनियस है, तो कुछ नहीं करना, और इसकी वैल्यू आपको पूछे, वैल्यू किसकी पूछिए? f x डेल f और डेल x y डेल f और डेल y, इसकी वैल्यू पूछे, तो देख लेना फंक्शन की डिग्री कैसे है, वो k रख के आपको पता चल जाएगा। फंक्शन की डिग्री और फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आंसर। और इसमें यदि फंक्शन की डिग्री आपने पता कर ली और आपको इसकी वैल्यू पूछे कि ये निकालो सारी, ये वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना, फंक्शन की डिग्री उससे a कम करके जो फंक्शन जिसका हम सॉल्व कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आंसर। अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग केस, u इक्वल्स टू, इसको नहीं हेडिंग बनाना, u इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? tn। Here tn is homogeneous function of degree। मतलब क्या हुआ है? मतलब इसमें तो आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे z इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो होमोजेनियस फंक्शन है और आपको इसकी वैल्यू पूछेगा या फिर इसकी वैल्यू पूछेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपका u इक्वल्स टू आ गया sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया, तो ये होमोजेनियस नहीं है क्योंकि यहाँ k लिखोगे ना, k बाहर आ ही नहीं रहा है, पर उसके अंदर ये जो tn है ना, ये होमोजेनियस है, अंदर वाला फंक्शन होमोजेनियस है। ये जब केस, अब देखो तो इस वाले केस में यदि आपसे पूछेगा x डेल u, इसका डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, तो बताएगा n f u अपॉन f डैश u। यहाँ पे
एफ डैश यू का मतलब है ये जो यू है ना, यू के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। जो आपका फाइव का जो फंक्शन दिया ना उसका यू के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। इज दैट क्लियर? एफ दिया ना, एफ क्या होगा, एफ होगा इसको दोनों साइड इनवर्स लेना है, इनवर्स लेके बन जाएगा। मैं क्वेश्चन में That equals to 5 inverse. जो एफ होगा ना, अब देखो एक इसका और फार्मूला लिखाना है, वो इस फॉर्मेट में आपके पास जनरलाइज करना है। इसका भी मैं इरेज कर दूं इसको, फिर आयलर थ्योरम का जनरलाइजेशन। बस उसके बाद सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो यहाँ से इसकी बात मुझे बताओ आप, ये यहाँ तक किसी को दिक्कत क्लियर है ना? उसके बाद यदि आपको ये पूछ ले एक्स स्क्वायर डेल यू और डेल वाई स्क्वायर डेल यू और डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई, ये हो जाएगा एन एफ यू। यहाँ लिखता हूँ, ये होता है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और यहाँ डी बाई डी यू, और यहाँ हो जाएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। इस पूरे के इसको पहले सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है -1, और यहाँ करनी है। ये आपका फॉर्मूला होगा लास्ट जनरलाइजेशन ऑफ आइलर थ्योरम। आयलर थ्योरम का क्या हो जाएगा? जनरलाइजेशन। लेट f x1 x2 x3 xn equals to 0 be any homogeneous function of degree n डिग्री का कोई होमोजेनियस फंक्शन हो रही है, तो इसका सीधा देखो जितना वेरिएबल दो का फंक्शन था x, y, तो x डेल f और डेल x, y डेल f और डेल y, और यहाँ कितने हैं m है, तो क्या हो जाएगा x1 डेल f ओवर x1, x2 डेल f ओवर x2 डैश 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 xm डेल f ओवर xm हो जाएगा। फिर इसकी डिग्री जब n थी तब आंसर nf आया था, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी n है, तो क्या हो जाएगा nf हो जाएगा। ये इसका जनरलाइजेशन। प्रूफ याद है या नहीं है? प्रूफ में मैंने f लिया था, उसमें से x1 को कॉमन लिया था, फिर वो x2 अपॉन x1 x3 अपॉन इसको u1 u2 मान के मैंने प्रूफ करा था। फिर लास्ट में वो नेगेटिव और पॉजिटिव होकर वैल्यू कैंसिल होकर बना था, याद है ना? यहाँ से इसकी थ्योरी है कंप्लीट। कुछ रहा नहीं ना? यहाँ से इसकी थ्योरी होती है कंप्लीट, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये यहाँ तक पूरा अच्छे से याद करें।